हेलो लॉ लर्नर्स। सो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ चुकी हूँ। क्या? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, कैसे बनता है, क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया हमने। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पढ़ेंगे। सो हम कवर कर रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो आई एम आर्ची अरोड़ा, फाइन। सो डिस्चार्ज होता क्या है? जनरली हम डिस्चार्ज वर्ड का अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं? पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। जो पेशेंट है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि ही इज़ और शी इज़ डन विद इट, हो गया उसका काम, अब उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट मीन्स कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका काम हो गया, ठीक है, कोई डील थी, वो डील आपने पूरी कर दी, तब क्या हो गया? उस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज की बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें। द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर when the object is fulfilled, the liability of either party under this contract comes to an end. जब एक ऑब्जेक्टिव जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है बनाने का, वो फुलफिल हो जाता है, और जो भी लाइबिलिटी होती है दूसरी अदर पार्टी की क्या होती है, वो हो जाती है कंप्लीट, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या एंड में आ जाता है। 12th कर लेते हैं आप, तो वो स्कूल का एंड हो जाता है ना, तो अपने क्या कर लिया? 12th पास कर लिया। सो दैट्स द सेम थिंग, बट द परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली वे इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। कंप्लीट कर लिया, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि हर किसी ने 12th पार करने के बाद ही वो अपनी लाइफ में मतलब स्कूल कवर किया। किसी का 10th में छूट जाता है, तो किसी का 8th में भी छूट जाता है ड्यू टू सम वेरी डिफरेंट रीजंस। सो ये क्या बता रहा है? सेम चीज़ की परफॉर्मेंस क्या है, सिर्फ एक ओनली वे नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्चार्ज हो गया। हम चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं होती हैं कभी कभी, तो दैट्स द सेम थिंग। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है हमें कि अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, किस तरीके से वो डिस्चार्ज हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, डन हो सकता है। बाय परफॉर्मेंस, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक तो परफॉर्मेंस यहाँ हो गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो उसमें क्या है कि किसी के चोट लग गई, पूरा फ्रैक्चर हो गया जो लेग है, तो वो क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, तो वो नहीं कर सकता। मे बी फॉर दैट उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिला हो या कुछ भी है, तो वो क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिस्चार्ज हो गया। बाय मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजिंग, अल्टरेशन, चेंज करना। बाय ब्रीच मतलब तोड़ देना, हमने वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट है क्या? एक प्रॉमिस ही तो है, हाँ थोड़ा लीगल मसाला है उसमें। बाय ब्रीच तो तोड़ दिया भाई कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट्स द सेम थिंग। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे सेक्शन है, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग, ठीक है। सो अपनी प्लीज कीप योर कॉफी विद यू, फाइन। सो हम कुछ सेक्शंस को इन पार्ट में कवर करेंगे। सो बाय ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पढ़ेंगे क्या होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है 31 सेक्शन में, 32 में आगे डिफाइन किया गया है। तो दीज आर सम सेक्शंस। आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे इन जो सेक्शंस को अलग से नोट कीजिए एक नोटबुक में, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट फर्दर, एक एक सेक्शन से वन बाय वन। सो 31 क्या कहता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझो, कंटीजेंट का मतलब डिपेंडेंट, कुछ होगा और दूसरी चीज़ उस पर डिपेंड होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि अगर बड़ी बहन या बड़ा भाई है, उसकी शादी होगी तब भी दूसरे का नंबर आएगा। सो दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फाइन। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, तो पढ़ लेते हैं लीगल लैंग्वेज क्या जा रहा है। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ करने का या कुछ नहीं करने का। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि उसके कोलैटरल में, मतलब उसके बजाय, जैसे लोन लेने जाते हैं तो लोन में क्या है कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ये तब होगा जब वो ये होगा। सो दैट्स अ कोलैटरल, ठीक है। तो कुछ अगर इवेंट हो, उसका कोलैटरल होता है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि वो होगा, मतलब सेकंड इवेंट होगा या नहीं होगा। दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, क्या? पे करने का 10,000 रुपये। अगर बी का जो घर है वो जल जाता है, तो ये क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो पे एक तभी करेगा बी को जब उसका बी का घर जलेगा। सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द थिंग, फाइन, इजी। नेक्स्ट क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन द एन इवेंट हैपनिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट जो किसी इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड करता है, तो वो क्या है? इसमें पढ़ते हैं हम
सेक्शन 32 अब आ गया है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट happens can't be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, the contract becomes void. लास्ट लाइन क्या बता रही है कि जो अगर कोई इवेंट है वो इम्पॉसिबल है तो वो क्या है, वॉइड बन जाता है. फाइन, पहले हम इलस्ट्रेशन समझते हैं. ए क्या करता है, बी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है घर खरीदने का, टू बाय अ हॉर्स, बी का हॉर्स खरीदने का. इफ ए सर्वाइव सी, अगर ए जो है वो सी से बाद में, मतलब सी जो है पहले मरेगा, तब वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. दिस कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन द एज लाइफ टाइम. समझ रहे हो? तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि अगर सी मरेगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. सो सेम थिंग, ये कोई अनसर्टेन फ्यूचर चीज़ को लेके, ठीक है, कुछ ऐसा होता है तो दैट इज इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. सो इट्स क्लियर आई गेस. नेक्स्ट 33 क्या कहता है सेक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. अभी क्या पढ़ा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा 31 में. 32 क्या कह रहा है कि किसी चीज़ के होने पे डिपेंड. हमने कंटिजेंट में पढ़ा था कि होने या ना होने पे. सो दैट्स द सेम. सेकंड थिंग में हमने क्या पढ़ा कि होने पे. थर्ड में क्या पढ़ा, नहीं होने पे. सेम चीज़ होगी. हाँ, तो व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, जब इम्पॉसिबल है एंड नॉट बिफोर. ठीक है. और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एंटर करने से पहले ही वो ख़त्म, स्वाहा हो गया, तो क्या हुआ. तो इलस्ट्रेशन से समझना बहुत ईजी है. ए एग्रीज टू बी अ पे a sum of money if a certain ship doesn't return. The ship is sunk. The contract can be enforced when the ship sinks. It means क्या है, छोटी सी बात है. एक जो है हमारी बोट समझ लो, हम शिप इतनी बड़ी कहाँ सोच रहे हैं हम, तो बोट समझ लो. ठीक है. तो अगर वो बोट टूट गई या कुछ नीचे सिंक हो गई तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ये जो है कि ए बी को पैसा देगा तो वो इन्फोर्स हो जाएगा. ठीक है. क्लियर. अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, सो हियर इज नॉट, कि अगर वो नहीं सिंक हुई तब वो क्या होगा, पैसा दे देगा. बढ़िया बात है ना. नाइस. तो when event on which contract is contingent to be deemed impossible, it is the future conduct of a living person. बहुत टफ सी लैंग्वेज है तो इसे इजीली पढ़ते हैं. इफ द, पहले इलस्ट्रेशन. ठीक है. आप जो भी सेक्शन पढ़ें उससे पहले, आप सेक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले हेडिंग पढ़िए, देन इलस्ट्रेशन पे जाइए, तब आपको जो भी उस सेक्शन में दिया होगा इजीली समझ आएगा. सो पहले क्या करना है, इलस्ट्रेशन पे जाना है. ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी. ठीक है. सी, अब ए क्या कहता है, बी को मैं पैसा दे दूंगा अगर तुम किससे कर लोगे, सी से शादी कर लोगे. सी ने क्या कर दिया, बी से शादी कर ली. अब जो है कि बी सी से शादी नहीं कर सकता, ये तभी, दैट्स द शादी ऑफ बी एंड सी इज इम्पॉसिबल. अब इम्पॉसिबल है. हाँ, ये हो सकता है कि डी मर जाए और क्या है कि हाँ उसके बाद क्या कर ले, सी बी से शादी कर सकते. तो हाँ हो सकता है. ठीक है. बट इट कैन बी. ठीक है. सो फ्यूचर पॉसिबिलिटी को कि हाँ अभी तो नहीं हो सकता है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है. इस सेक्शन का मतलब ये 3-4. ठीक है. 3-4. तो 35 सेक्शन क्या कह रहा है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम. सो ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन बहुत सिंपल है, बहुत क्या है, सिंपल है. तो सेक्शन 35 कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं. वॉइड मीन्स अब तक तो पता होगा, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ठीक है. विच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम. आपको टाइम दे दिया, 1 महीने में आपका जो प्रोजेक्ट है सभी सबमिट कर दोगे तो कर दोगे, नहीं तो ये खारिश, आपको नहीं लूँगा मैं. ठीक है. सो इस टाइप का जो होता है ना सिचुएशन हमारे पास, कि एक फिक्स टाइम में होना चाहिए अगर कोई इवेंट होने वाला है. ठीक है. तुम्हारी शादी अगर 1 साल में हो गई तो ठीक है, तुम्हें इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर इसके बाद की तो नहीं मिलेंगे. ये होता है ना 21 साल के होने के बाद. वी हैव सीन सच मूवीज़. ठीक है. इफ़ यू नो एनी नेम तो कमेंट डाउन कीजिए. अच्छा है, देखेंगे सभी मिलके. मूवीज़ भी बहुत कुछ सिखाती हैं. फाइन. सो नेक्स्ट इसमें क्या बता रहा है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट विद इन फिक्स टाइम. तो ये सेम चीज़ है.
है ना? ओके 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 सो इफ अ स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट डजंट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम एक्सपायर हो जाता है, हमने कोई जो कूपन था उसे रिडीम नहीं किया, सो क्या सॉरी लेट हो गया. इफ इट बिकम्स सर्टेन तो देन दिस इवेंट विल नॉट हैपन. अगर आपका रिंग जो है वो कूपन जो डिलीवरी डेट होती है लाइक वापस लेके जाने की, तो रिटर्न करने की, सो वो अगर निकल गई तो आप रिटर्न नहीं कर सकते. सो ये छोटी सी बात है जो हमें इतना बड़ा सेक्शन बना के देती बच्चों को. गलत बात है ना, क्या करें, लॉ है ही गलत, आई मीन सही है. तो इलस्ट्रेशन, ए प्रोमिसेस टू बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर. ए क्या करता है, बी को प्रॉमिस कर देता है कि 1 साल में ये जो शिप है मेरे वाली वो वापस आ गई तो ठीक है. सही बात कह रहा है भाई. द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर. अगर कॉन्ट्रैक्ट तब भी इन्फोर्स किया जा सकता है कि जब साल के अंदर अंदर क्या आ जाए, वो शिप आ जाए, ठीक है. एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न्ड विद इन द ईयर. हाँ, और अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब जो शिप है वो वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो बंदा मर गया है तो वो वापस कैसे आएगा. सो दैट्स द सेम थिंग. तो वो ऐसा कुछ होगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो वॉइड हो जाएगा. क्लियर, कितना ईजी है ना. एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड. इम्पॉसिबल इवेंट्स पे मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारी ऐसे खींच के हाइट बढ़ा दूंगा, तुम्हारा क्या कर दूंगा, तुम्हें सुंदर बना दूंगा, कुछ भी, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता. तुम्हें लाइक पीजी वाला जो पीजी क्लास का बच्चा होता है उसे मैं लॉ ग्रेजुएट वो एडवोकेट बन जाएगा. सो इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट है. सो ऐसा क्या है, सो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि इसमें क्या कर रहा है. ए क्या करता है, बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये का दूंगा जब 2 लाइन्स क्या है मिल जाएंगे, मतलब दिस इज अ 1 लाइन, दिस इज अ 1 लाइन, और जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, एक स्पेस बना देंगे, नहीं बनेगा. सो ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड. क्लियर, वेरी इजी. नेक्स्ट, अब हमने एक ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिया. क्लियर, क्या होता है, व्हाट हैपनिंग पे क्या डिपेंड है, नॉट हैपनिंग पे क्या डिपेंड है, एवरीथिंग वी डिड. ठीक है, बहुत सिंपल से थे. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर्स, इलस्ट्रेशंस ध्यान रखनी है, और जो टाइटल्स है ना प्लीज़ कीप ट्रैक ऑन दैट. क्लियर. परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ये हमारा एक सब सेक्शन है, हमारा जो बेयर एक्ट है. आई होप यू हैव एक्ट विद यू. ओके, सो सेक्शन ये हम 37 से 45 तक कवर करेंगे. सो दीज आर ऑन द परफॉर्मेंस. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने बना तो दिया, तो उसके परफॉर्मेंसेस कैसे होंगे, तो उस पर हमारा ये है. सो क्लियर. नेक्स्ट, तो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट. तो इन पे क्या है, पार्टीज पे क्या है, ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मीन्स कुछ ड्यूटीज हैं. द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म. क्या करना चाहिए, छोटी छोटी बातें सीखते हैं कि या तो आइदर परफॉर्म करना चाहिए या प्रॉमिस टू परफॉर्म. आपने कोई चीज़ मेरे से खरीदी, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से वॉच खरीदी, या तो आप मुझे अभी पे करें या फिर प्रॉमिस करें कि मैं पे करूंगा. सो दैट्स द सेम थिंग ना. देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंडेड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, ये एक्ट अगर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं परफॉर्मेंस, तो ठीक है. क्लियर. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि एक सर्टेन डे पे वो पेमेंट कर देगा 1000 रुपये की. ठीक है, ए जो है उस दिन से पहले निकल लेता है ऊपर. ठीक है, ही इज डेड. सो ए के रिप्रेजेंटेटिव क्या है, बाउंड है बी को गुड्स डिलीवर करने के, और बी जो है वो पे करने के बाउंड है. ठीक है, छोटी सी बात है. ठीक है, अभी क्या बता रहा है कि इसमें promises bind by the representatives of the promisor in case of death. सेम चीज़ बता दी. क्लियर, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे एक मैकेनिक आया कि हाँ मैं आपका सही कर देता हूँ. आपकी जो वाइफ थी उसने कह दिया नहीं करना, वो चला गया. आप जो ऑफर मतलब उसने किया था कि हाँ मैं सही कर देता हूँ, आपके घर तक आया, लेकिन जो आपकी वाइफ थी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये हमें पढ़ना है इस सेक्शन में. तो ये क्या है, 3838 आया था लेकिन वापस भेज दिया. वो स्कूल में होता है ना कि पहुँच जाते हैं फिर भी लेट हो जाते हैं तो वापस भेजते हैं. सो वो थोड़ा ट्रिक याद कर सकते हैं. 38
वेयर अ प्रॉमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिसी, यहाँ क्या होता है, एक प्रॉमिसी क्या करता है, ऑफर करता है किसका, परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करता है प्रॉमिसी से, एंड द ऑफर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड, हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो वो जो मैकेनिक था वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसका ऐसा भी नहीं है कि उसे बोल देंगे सब कुछ, तो वो सेम चीज़ है, सिंपल। देखो लॉ है ना, लॉ इज़ एवरीवेयर, हमारी जो लाइफ है ना वो लॉ के बिना चल ही नहीं सकती। ठीक है, सो जस्ट बी अवेयर, जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट से, सो वैसे एग्जाम्पल्स लीजिए, आप वो इलस्ट्रेशन में लिख भी सकते हैं। ठीक है, सो नो दैट थिंग कि आप लिख नहीं सकते, आपको जो अपना माइंड है उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है, लॉ इज़ फॉर अवेयरनेस, क्लियर। आपको पता ही नहीं है हेलमेट पे कितना चालान कटता है, या फिर दैट यू नीड टू वियर हेलमेट, सो ये सब क्या है, अगर ये नहीं पता तो अनअवेयरनेस इज हार्मफुल। सो उस चीज़ को हमें क्या करना है, आगे निकलना है उससे। ठीक है, सो सेक्शन 38 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर। तो ये सेम चीज़ है कि अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए, और क्या है कि इफ़ द ऑफर इज़ एन ऑफर टू डिलीवर समथिंग टू द प्रॉमिसी, तो इसका रीजनल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग दैट द प्रॉमिस इज बाउंड टू हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। तो मतलब जो चीज़ मंगाई है ना, जो ओपन बॉक्स डिलीवरी चल रही है आजकल, ठीक है, तो वो क्या है कि हाँ जो जो प्रॉमिस है ना, जिसको मिल रहा है वो डिलीवर हो रहा है, तो वो क्या है, उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए देखने की कि जो चीज़ उसे मिल रही है वो सही है या नहीं। ठीक है, सो दीज आर सम कंडीशंस। कितनी ईजी है ना, हमारी पूरी डेली लाइफ पे डिपेंड है, बहुत मज़ा आता है मुझे तो ये पढ़ने में, पढ़ाने में। अ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 March 1873 100 bales of cotton of a particular quality in order to make sure the effect and offer of a performance with the effect stated in this section। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं बता रहा, ए बी के को प्रॉमिस करता है कि वो वेयर हाउस पे क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा क्या, कॉटन के कुछ जो गुच्छे होते हैं वो, ठीक है, बंडल्स ऑफ कॉटन। तो इसमें बी क्या करता है, ए के वेयर हाउस पे आना पड़ेगा उससे, जो भी अपॉइंटेड डे दिया होगा, तो अंडर सच कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसके पास लीगल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी ताकि तो कि वो देख पर रख लेगी हाँ सही सामान है, क्वालिटी अच्छी है नहीं। सो दैट्स द सेम थिंग, क्लियर। तो नोट क्या है, एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रॉमिसी हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफर टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, इसको समझाने के लिए आपकी फैमिली में फॉर एग्जाम्पल 6 लोग हैं, उनमें से आपको वो क्या बोल गए कि हाँ हमारे यहाँ माता का जगराता है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आना। आपने ये बात बताई ही नहीं घर पे, ठीक है, तो क्या हुआ कि बताई नहीं, लेकिन बाद में जो वो आंटी थी, ठीक है, वो आके कहती हैं कि हाँ ये क्या कर दिया भाई, तुम तो आए नहीं, क्यों नहीं आए, हमारे घर में था तो तुम आए नहीं, अब हम भी तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। तो ये गलत हो गया। तो क्या है कि वो जो ऑफर, फिर वो जो हमारे घर वाले कहते हैं, मम्मा कहते हैं कि आपने तो बुलाया ही नहीं। वो कह रही है आंटी, जगराते वाली आंटी, वो कह रही है कि हाँ मैंने तो बुलाया था। कहते मुझे तो नहीं बुलाया, बुलाया था आपकी बेटी को या बेटी को, बताया था मैंने। तो एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रॉमिसी हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज द ऑफर टू ऑल ऑफ देम। तुम्हें बता दिया मतलब तुम्हारी फैमिली को बता दिया, क्लियर ना। तो वो चीज़ बता रही है इसमें, अच्छा एग्जाम्पल था, आई नो। तो इसमें क्या, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। अब तुम्हें कह दिया कि एक थाली बना दी, ठीक है, तो इसमें टिंडे की भी सब्जी है, इसमें भिंडी भी है, इसमें दाल भी है, इसमें सब कुछ है। तुम क्या कहते हो, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो वो क्या है कि आप प्रॉमिस जो है, जो आपकी थाली है, प्लेट है, तो उसे पूरा नहीं खा रहे हो, तो उसका क्या कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, मना कर रहे हो ये सब करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि अनलेस ही इज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट द एक्विंटेंस इज इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर। जब तक वो बोलता नहीं या कंडक्ट से ऐसा कुछ नहीं बताता, तो तब तक क्या होगा, देखते हैं इलस्ट्रेशन देखते हैं, क्लियर। छोटी सी बात है, ए क्या करता है, बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिंगर है भाई,
कि तुम ना दो रातों के लिए, हफ्ते में 2 रातों के लिए, अगले 2 महीने के लिए मेरे पास जो आना, ठीक है, और मेरे कॉन्सर्ट करना, ठीक है, थिएटर में। अब ए क्या करता है कि उसे कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपये ईच डे दूंगा, लेकिन 6 नाइट पे क्या करता है कि ए जो है अपने आप को आलस के मारे क्या करता है, एब्सेंट कर देता है। तो बी क्या है, एक लिबर्टी है, उसके पास आज़ादी है बी को। अब बी का क्या पता नुकसान आ गया। फॉर एग्जाम्पल उस दिन, ठीक है, 6th नाइट पे क्या करता है, जो भी ऑडियंस है वो उस पर टमाटर फेंक रही है, ये ए जो है आया नहीं, सिंगर तो आया नहीं, हम किस लिए आए, हमारा टिकट का पैसा वापस दो, है ना, हो सकता है ना। तो बी जो है उसे लगी ईगो पे। तो अब क्या वो कर सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एंड कर सकता है, उसके पास ये लिबर्टी है। तो अच्छी चीज़ है ना। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। अब बी का नुकसान, बी के नुकसान झेले के कारण वो चीज़ है कि क्या इफेक्ट हुआ, 39 मतलब अब 3 काम तुम्हें कहा है करो, नहीं तो ये नो, पार्टी से जाओ, तुम्हें कोई जॉब नहीं है। सो दैट्स द सेम थिंग, थोड़ा याद कर लो इस तरीके से। 40 अब है 40, एक पर्सन जो 40 का हो गया है, ठीक है। तो क्या है, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। इसे याद करने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक बनी कि जो 40 साल का आपके मतलब फॉर एग्जांपल बड़ा जो मेल मेंबर है वो 40 इयर्स का है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है कि मैं जो घर के सारे डिसीजन है वो मैं लूँगा। तो वो क्या आपको बाय हूँ किसके द्वारा ले जाएंगे, 40 इज पर्सन है उसके द्वारा। जस्ट लाइक याद करने की ट्रिक। पर्सन बाय whom promises to be performed. It's if it appears from the nature of the case that it was the intention of parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. अब क्या कहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने कह दिया कि हाँ मैं ये जो बड़ी बहन है फॉर एग्जाम्पल, अब शादी के लिए लड़की देखने गए, आपको दिखा दी बड़े वाली, शादी करती छोटे वाली से, या फिर दिखा दी आपको छोटे वाली की, छोटे वाली तो बहुत सुंदर है लेकिन अपनी शादी करती बड़े वाली से, गलत बात हुई ना। तो ये क्या है कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ऐसा कुछ है, कुछ इंक्लूड है क्लॉज, तो क्या होगा, उसी को ही करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रॉमिस और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म। नहीं, लेकिन दूसरे केसेस में हाँ जो छोटी मोटी चीज़ है कि हाँ पैकिंग करना है, आपके लिए गिफ्ट पैक करना है, तो मैं नहीं तो कोई और कर देगा, ठीक है। जैसे पार्लर में जाते हैं, सैलून में, तो वो क्या होता है कि हाँ ये आंटी नहीं करेगी तो ये आंटी कर देगी, क्लियर, छोटी सी बात है। तो वो थोड़ा बताया कि कौन करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, अब ब्रीच भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, वो कौन करेगा। सो दैट्स 40। इलस्ट्रेशन अब बताने की ज़रूरत है, इलस्ट्रेशन आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, चलो बता देती हूँ। ए ने क्या है बी के लिए पिक्चर पेंट किया कि ए को क्या है, मतलब ए ने बी को प्रॉमिस किया एक पिक्चर पेंट करने का, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली, तो ए को ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। अब क्या है 41 पे आ गए हैं हम। 41 मतलब 4 - 1 is 3। तो अब इसमें क्या है, 41 में क्या है, थर्ड पर्सन के बारे में, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। तीसरा जो इंसान है बीच में बोला क्यों, तुम दो जो बड़े बात कर रहे हो तो तीसरा नहीं बोलेगा बीच में। तो अब क्या है कि इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, तीसरे बंदे की जो बात हम सुन रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या है, तो ये देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कोई और आके कुछ बोल जाता है बाहर से, अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स, तो क्या होता है घर टूट जाता है। तो वो चीज़ है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई देखने वाली चीज़। व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन ही कांट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिस। थर्ड पर्सन से कोई परफॉर्मेंस आपने एक्सेप्ट कर ली तो वो क्या है, जो प्रॉमिसर है उस पर कोई दबाव नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। तो मतलब फॉर एग्जांपल आप गए पार्लर, आपने इसकी जगह आपने दूसरी वाली से काम करवा लिया, नेल्स करवा लिया, कुछ भी करवा लिया, तो अब आप एक को नहीं कह सकते कि हाँ आपने क्यों नहीं किया, कि आपको करना था, तो वो चीज़ आप डिमांड नहीं कर सकते। सिंपल, क्लियर। डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। आपकी जॉइंट लाइबिलिटी है, आपने कोई मकान खरीदा, वो बाद में बिक गया, ठीक है, तो उस पर सेल पे लीज पे लगा दिया गवर्नमेंट ने आके, किस्तें नहीं भरी, तो वो जो लाइबिलिटी है उसका जो जॉइंट लाइबिलिटी है, तो वो कैसे, मतलब जो सबके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो कैसे,
ठीक है। तो आपने एक बात सुनी होगी जनरल वे में कि जो गाड़ी होती है ना उसके चारों पहियों को क्या है एक साथ एक जैसे चलना पड़ता है, ऐसे दो पहियों पे या एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती, सबको बराबर अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? तो व्हेन 2 or more person have made a joint promise, ठीक है, परिवार है वो साथ में मिलके चलेगा, then unless the contrary intention appears to by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, their representatives jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. अगर तुमने प्रॉमिस कर दिया जॉइंट लाइबिलिटीज़ के साथ तो तुम्हें वो प्रॉमिस फुलफिल करना ही पड़ेगा। तुम में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको सर्वाइवर की उसको करना पड़ेगा, ठीक है, जॉइंटली। और लास्ट सर्वाइवर भी जो है जो जिसने भी प्रॉमिस किया था लेकिन उसके नीचे वालों को भी वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। पता है क्या होता था बहुत पुराने टाइम पे, बहुत भयानक जो है इंडिया का माहौल था, उसमें क्या होता था कि ना जैसे एक फार्मर है उसने लोन ले लिया साहूकार से, ठीक है, मनी लेंडर से। तो वो क्या करता था, जो मनी लेंडर था ना वो बहुत चंद पढ़ा लिखा है और जो ये बेचारा जो क्या है फार्मर है वो उसको कुछ पता नहीं, तो वो क्या करता था धीरे धीरे इसका जो खेत था ना फील्ड तो उसे हड़प लेता था और इसको क्या बना लेता, बंधुआ मजदूर बना लेता, बॉन्ड लेबर बना लेता। तो ये क्या था, तो फिर क्या करता, फिर उसका ना अपनी मर्जी से उसे स्लेव की तरह ट्रीट करता, उसकी शादी भी अपनी मर्जी की लड़की के साथ करवाता, फिर उसके जो बच्चे थे ना उनको भी कर्ज में डुबा लेता था। तो वो सेम चीज़ ही बता रही है ये कि पिता का अगर कोई कर्जा है तो वो उनको बच्चों को भी देना पड़ता था। सेम थिंग अगर एक जन के एग्जाम्पल से कि ऐसे पूरी फैमिली है तो द सेम हैपन्स विद दैट। इट्स अ वेरी, ठीक है, इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टोरी कि ऐसा होता था। एनीवन ऑफ 43 पे चलते हैं। एनीवन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपाइल्ड टू परफॉर्म, ठीक है, कोई भी जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनमें से कोई भी कंपाइल्ड होगा परफॉर्म करने के लिए। व्हेन 2 or more persons make a joint promise, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंट प्रॉमिस बताते हैं, द प्रोमिसी मे इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंट agreement to the contrary compile and any one or more of such joint promises to perform the whole promise, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया का सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन कई बार क्या होता है इमरजेंसी में क्विक हमें रिस्पॉन्स लेना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उनका जो एक लीडर है ना, एनी वन मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर हमें प्रेसिडेंट को दी जाती है, तो वो भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है पावर को। तो दैट्स द सेम थिंग कि कोई अगर एक है एमरजेंसी में तो उसको प्रॉमिस फुलफिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमें क्या था स्कूल में फाइल्स मिलती थी बनाने के लिए, 3 जनों के पेयर्स बना देते थे, 3 मेंबर्स का पेयर। तो उसमें क्या होता था कि कई बार हम एक बंदे पे डाल देते हैं कि हाँ तुम करोगे, ठीक है, और वो मैं तो कभी नहीं होती थी, आई होप आप भी नहीं होते, कोई चुना लगाते हैं हम, ठीक है। तो वो चीज़ है कि अगर कोई एक भी कर देता तो टीचर कहते चलो इनका ग्रुप का तो काम हो गया। सो दैट्स द सेम थिंग। प्रोमिसर में कंपाइल कॉन्ट्रीब्यूशन, और प्रोमिसर क्या है तो कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है, हाँ। और वो जो फाइल वाला सिस्टम था ना उसमें क्या था, पैसा वापस सबको देना पड़ता था, ठीक है। तो वो कहता था जो लिख रहा है मैं लिख रहा हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम जो भी खर्चा हुआ है तुम देना, दोनों। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर कोई लॉस होता है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल का कांच तोड़ दिया, किसी सोसाइटी में कांच तोड़ दिया, तो क्या है आपको उसका जो भी खेल रहे थे तो सबका कंट्रीब्यूशन डाल के लॉस भी भरना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, हमारी पूरी लाइफ है इसमें बस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट एन श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन द अकाउंट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द प्रिंसिपल। क्या कह रहा है भाई, बहुत भारी बात कह दी। इसका मतलब है कि एक श्योरिटी है, इस सेक्शन में जो बताया गया है कि वो एक को करना मिलेगा, वो हमारे बच्चों तक चलती है। लेकिन श्योरिटी है, श्योरिटी इज़ अ ह्यूज टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए भी अलग से कोर्स आएगा। वेरी चीप कोर्सेज, दीज आर वेरी लाइक अफोर्डेबल कोर्सेज, नॉट चीप, वी आर गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि श्योरिटी इट मीन्स जो पर्सन श्योर करता है, जस्ट श्योर यू कि हाँ ये बंदा अच्छा है,
ठीक है। तो वो क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि श्योरिटी से वो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल क्या होता है जिसने कोई भी अमाउंट दिया होता है, ठीक है, पे किया होता है। सो कुछ श्योरिटी से रिकवर करने में ऐसा कुछ चीज़ प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर श्योरिटी ने क्या कर दिया, प्रिंसिपल पे बिहाफ पे क्या कर दिया, पे कर दिया, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी फ्रेंड, आई जस्ट ब्रिंग सम असाइनमेंट्स फॉर हर, तो उसने क्या किया, पहले मैंने पे कर दिया, अब उसे मेरे को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। entitle the principal to recover anything from the surety on the accounts of payments made by the principals। बहुत सिंपल है। ए बी और सी ने क्या किया, प्रॉमिस किया डी को कि मैं 3,000 रुपये दे, हम 3,000 रुपये दे देंगे। डी में कंपाइल अदर ए बी और सी और टू पे 3,000, तीनों में से किसी को भी कह सकते हैं कि भाई मेरे 3,000 लो, ठीक है। अब भले ए दे दे और बी और सी ना दे, फिर बाद में ए को पे करें। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब तो होता रहता है हमारी डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, एक जॉइंट प्रोमिसर ने अपना हिस्सा निकाल के साइड हो गया, उसका क्या है इफेक्ट होगा। वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव अ जॉइंट प्रॉमिस, रिलीज ऑफ वन ऑफ ईच जॉइंट प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी डजंट डिस्चार्ज द अदर। एक निकल गया तो दूसरों को नहीं उससे जो राहत मिली। जॉइंट प्रोमिसर्स आइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर्स सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर। एक पेट्रोल पंप फॉर एग्जांपल, आपने उसमें पैसा लगा दिया, आप बाद में क्या करते हैं, आपको लग रहा था लॉस हो जाएगा, अभी तो साल भर में कोविड आने वाला है और क्या है पेट्रोल अब लगेगा नहीं, तो उसने आपने अपना हिस्सा समझदार से निकाल लिया पहले। अब जो बाकी हैं उन्हें तो सब अपना ड्यूटी करना पड़ेगा, आप निकल लिए तो क्या हो गया। सो दैट्स इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, सेम चीज़, ठीक है। तो ये इसके लिए आप एक और डेली लाइफ से एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है सडनली, तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होता है कि वैसे ही पूरी लाइफ हमारी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। वी जस्ट ट्राई टू मैनेज, ठीक है। वी आर मेंट टू मैनेज, कि हमें करना ही पड़ता है मैनेज, हो भी जाता है मैनेज, ठीक है। सो दैट्स द सेम थिंग, क्लियर ना। तुम जाओ, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। सो दैट्स द थिंग। डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, तो इसमें क्या है कि जो जॉइंट राइट्स हैं उनसे कैसे हम पीछा छुड़ाएं। When a person has made a promise to 2 or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests on as between him and them, with them during the joint lives and after the death of any of them, their representative of the deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representatives of a whole jointly। क्लियर। ये हमने ऐसा कुछ ना पहले भी पढ़ा था ना, जॉइंट लाइबिलिटीज़ वाला। इसमें क्या, जॉइंट राइट्स आपकी प्रॉपर्टी है, सॉरी आपके परदादा की प्रॉपर्टी है, दादा के पास आई, दादा से पापा के पास आई, पापा के से आपके पास आई, तो ये सेम चीज़ है कि अगर आपके परदादा का राइट था उस चीज़ पे, तो वो क्या है आगे भी बढ़ता चला जाएगा। सो दैट्स द सेम थिंग कि अगर हम एक पर्सन के बारे में ना सोचें, मैक्रो लेवल पे सोचिए, तो दैट्स द सेम थिंग। क्लियर, समझ रहे हो। इलस्ट्रेशन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, माई फेवरेट पार्ट ऑफ द लॉ, इलस्ट्रेशन। The right to claim performance rests with B's representative jointly with C during C's life and after the death of C with the representative of B and C jointly. A के पास right to performance है B के with B's representative jointly with C. C और B के पास क्या है तो जब तक C जिंदा है और आफ्टर C की डेथ जो B के रिप्रेजेंटेटिव या C के रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलकर वो काम करेंगे। छोटी सी बात है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस एक टॉपिक है कि जो भी हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ऑब्लिगेशंस पढ़ ली, टाइम एंड प्लेस पढ़ना है अब, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा 46 से 50 तक है ये, ठीक है, हम कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट देयर आर 4 to 5 लेक्चर्स, तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड दैट विल इंक्लूड अ रिवीजन वीडियो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिवीजन वीडियो आने वाली है, ठीक है। एंड प्लस लिटिल बिट सरप्राइज, अ मसाला फॉर दिस कोर्स, ठीक है, फ्रॉम माई साइड। सो आई विल डू इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 46 क्या कहता है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस
when no application is to be made and no time is specified. भाई तुम्हें होमवर्क दे दिया और मैम ने बताया ही नहीं कि कब पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑफलाइन सबमिट करना है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है प्रॉमिस का कैसे हमारा होगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ की जहाँ टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं बता रखा किस तरीके से, एक सर्टेन डे बता दिया लेकिन प्रॉपर टाइम और प्लेस नहीं बताया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है लो, ठीक है, बेबी स्टेप्स, वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। सो इसमें क्या है कोई प्लेस फिक्स नहीं किया है, एप्लीकेशन भी नहीं बताया है, ठीक है, और परफॉर्मेंस किस मैनर में करना है, किस टाइम प्रिस्क्राइब्ड में है, तो वो अगर दिया है तो अब क्या होगा 50, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमें ये पता हो कि हमारा ये सब हो गया है, कि हमें ये पता है टाइम कहाँ है, प्लेस कहाँ है, तो हमारे आधी 50% टेंशन जो है वो कम हो जाती है ना। सो दैट्स द सेम थिंग, हम याद रख सकते हैं 50 में 50% टेंशन हमारी खत्म। तो 46 क्या कहता है सेक्शन, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। कोई एप्लीकेशन नहीं बताया किस तरीके से करना है, अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, एप्लीकेशन मीन्स टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। कोई टाइम ही नहीं बताया कि कब करना है, वही कब करना है, तो हम क्या करते हैं टालते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इज आवर हैबिट। सो 46 क्या बताता है, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो इसमें क्या होता है कि अब देखते हैं, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रॉमिसी, नो टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड। भाई टाइम भी नहीं बताया और एप्लीकेशन में बताया कैसे करना है, हम कैसे करें। द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद द रीजनेबल टाइम। खुद का दिमाग लगाओ, खुद की अक्ल लगाओ कि कब। सो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट इज़ अ रीजनेबल टाइम। अब तुमने कह तो दिया रीजनेबल टाइम क्या है, लेकिन हम ना इतनी अक्लमंद नहीं है कि हमें पता हो कि रीजनेबल टाइम होता क्या है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपका स्कूल शुरू हो जाता है सॉरी, एडमिशन शुरू हो जाते हैं आपके जून जुलाई में, ठीक है। कब जाएंगे आप एडमिशन करवाने, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त अक्टूबर, उससे ज़्यादा लेट तो नहीं जाएंगे ना। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन ईच पर्टिकुलर केस, ओके। जस्ट अ सेकंड। सो नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। क्या टाइम है, क्या प्लेस है परफॉर्मेंस का। टाइम तो बता दिया इस टाइम से, लेकिन ये वजह बताया कि ऑनलाइन भेजना है, ऑफलाइन भेजना है। भाई कई बार टीचर्स करते हैं, आधा चीज़ बता देते हैं, आधी बताते नहीं, तो ये तो ज़्यादा खतरनाक है, आधा अधूरा ज्ञान तो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस, द promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed। तो इसमें क्या है कि जो जर्नल यूजुअल बिजनेस आवर्स होते हैं तो उसमें किया जा सकता है, और प्लेस जो है एट द प्लेस जहाँ परफॉर्मेंस होने वाला है। ए क्या करता है, प्रॉमिस करता है बी को कि बी के वेयर हाउस में कि वो 1 जनवरी को जो उसका जो गुड्स है डिलीवर कर देगा, लेकिन उसको क्या है उसने बताया ही नहीं कि कब डिलीवर करना है। तो आफ्टर अगर वो बाद में आता है, यूजुअल आवर्स के बाद में आता है, तो वो दैट्स रॉन्ग थिंग, ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस रिसीव कर नहीं सकते। तो ये क्या है, ए का प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। अगर वो रीजनेबल टाइम के जाता है तभी प्रॉमिस होगा। इलस्ट्रेशन इज द बेस्ट पार्ट, समझ आ जाता है, दिमाग खुल जाता है इलस्ट्रेशन से। तो 48 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी प्रॉपर एट टाइम एंड प्लेस। तो एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, सर्टेन डे पे होना चाहिए, प्रॉपर टाइम भी दिया है, प्रॉपर प्लेस भी दिया है, ठीक है। पूरा माहौल बना लिया है हमने, तो अब तो सब कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल जब हमारे पास सारा कुछ होता है, हमारी बॉटल भी होती है, हमारी वॉच भी होती है, हमारा सब स्टेशनरी भी होती है पढ़ने के लिए, माहौल बन गया, टाइम है, अच्छा प्लेस है, सब कुछ है, ठीक है। तो फिर क्या है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते हैं वो तो आपको पता, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट द प्रॉपर टाइम और प्रॉपर यूजुअल आवर्स में। आपको सब कुछ पता है, आप अच्छे प्राणी हैं, सब जानते हैं, तो आपको वो काम करना भी पड़ेगा। हाँ, और एक ये प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो हर केस पे अलग अलग से डिपेंड करेगा। क्लियर? आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी सिंपल वे
ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई एलियन हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। सो प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो टाइम इज फिक्स्ड। क्या अप्लाई करने का नहीं बताया, जगह नहीं बताई, तो अपन क्या करेगा देखते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट रीजनेबल टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रोमिसर बताता नहीं है ना, तो जब भी आप वकालत करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, कोर्ट में जाएंगे इंटर्नशिप करने, तो वो जो होगा ना एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट साहब, तो वो आपको बताएंगे नहीं क्या करना है। तो इसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूछें कि सर मैम मेरे लिए क्या काम है, तो आपको पूछना पड़ेगा, तो वो बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्लियर। नाउ 50 है हमारा फेवरेट एंड लास्ट इस पार्ट का, परफॉर्मेंस वाले का। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सेक्शनड बाय द प्रोमिसर। ये तो बहुत पहले का टाइम है। आई होप आप रिवीजन के साथ चल रहे हैं, आपको पता होगा प्रोमिसर प्रोमिसी क्या होता है, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैटर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सेक्शंस। जो प्रोमिसी जो टाइम वगैरह बताता है वो उसी टाइम पे करना है, उसी मैनर में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताती हूँ, हाँ आपको एक CV बनाना है, बिना फोटोग्राफ वाला बनाना है, आपने वर्ड में MS वर्ड में बनाना है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है। मेरा जो मेल है उसमें इस तरीके से ईमेल लिखना है फॉर्मल वे में और मुझे सेंड कर देना कि हाँ आपको इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, वेरी सिंपल। तो आपको यही करेंगे तभी आपका वो जो एप्लीकेशन है इंटर्नशिप के लिए होगी, ठीक है। बातों बातों में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन क्या कहती है, A owns B 2000 rupees. B accepts some of A's good in reduction of the debt. The delivery of goods operate as a part payment. अब ये बहुत होता है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे दोस्तों में क्या होता है कि आज तू ट्रीट की दे दे, कल मैं दे दूंगा। तो वो क्या होता है कि हम जो पैसा नहीं है ना, पैसे की वो लेन देन नहीं करते, हम ट्रीट की लेन देन करते हैं। तो वो सेम चीज़ है कि हाँ आज तूने खिला दिया, मैं कल खिला दूंगा। तो वो एक बैलेंस बना रहता है हमारी दोस्ती में। सो दैट्स द सेम थिंग। समझ रहे हो क्या है? वेरी इजी। नाउ अब क्या बता रहा है ये, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो सॉरी मैंने ये स्लाइड कंप्लीट नहीं की। सो इसमें कुछ भी नहीं, सेक्शंस बता रखे होते हैं कि आप यू हैव योर पेयर एक ना। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आपको सेक्शन बताने हैं कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है। सो आई फॉरगॉट टू जस्ट कंप्लीट दिस वन। कॉपी एंड पेस्ट करना होता है जो भी हमारे टाइटल्स होते हैं उसको। तो ये क्या है, 51 क्या जो 51 है वो क्या कहता है, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। 51 रुपये देना ज़रूरी नहीं है अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। जब दूसरे वाला हमें 21 रुपये नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हम उसे 51 क्यों दें? अच्छा तरीका है ना याद करने का। तो व्हेन अ contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform this his reciprocal promise. भाई बहनों में ये बहुत होता है, तुम झाड़ू लगा दो मैं पोछा कर दूंगी। तो वो सब चीज़ें ना, वही चीज़ है कि अगर तुम झाड़ू लगाओगे तभी मैं पोछा करूँगी। तो वो सब चीज़ें रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो बदले वाला का कि हाँ तुम ये कर दो मैं ये कर दूँगा। तो ए क्या कहता है, बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ए शेल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। अब तुम कुछ डिलीवर करोगे तभी आपको पेमेंट मिलेगा ना, कुछ काम करोगे तभी पेमेंट मिलेगा। सो दैट्स इट। 52 क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब पहले कौन करेगा? A and B contract that A shall build a house for B at the fixed price. A promises to build the house must be performed before B is promised to pay it. ट्यूशन में क्या होता है, नॉट अ गुड एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है कि A ने प्रॉमिस किया कि वो B का जो घर है वो पे कर देगा, मतलब बना देगा। तो लेकिन जो क्या है, A को बनाना पड़ेगा तब भी वो पे करेगा, ठीक है। तो अभी तो प्रीपेड का ज़माना है, ठीक है, पोस्ट पेड भी चलता है आजकल। तो दैट्स अ थिंग, सेम चीज़।
लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। इसमें क्या है, क्या लाइबिलिटी होगी अगर एक प्रिवेंटिव एक्ट हो रहा है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। एक जो इवेंट है उसको रोक दिया, ठीक है, उसे रोक दिया, अब उस पर क्या इम्पैक्ट होगा तो ये देखते हैं। When a contract contains reciprocal promises and one to the contract prevents the other from performing his promise, ठीक है, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented and is entitled to compensate from the other party for any loss which he may sustain in consequence of a non-performance of the contract। टीचर आपसे पूछते हैं आपने काम क्यों नहीं किया। मैम मेरी जो मम्मा थी ना वो उनका सर दर्द हो रहा था, वो ना मुझे करवा नहीं पाए वर्क, तो इसीलिए मैंने नहीं किया, तो मेरी गलती नहीं है मैम, मम्मा की गलती है, मम्मा ने करना था ना काम। तो वो सब बच्चों वाली चीज़ें। तो इसमें क्या है, वही बात है कि अगर दूसरे के कारण आप काम नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तब तो बच्चा छोटा था तो मम्मा के बिना होमवर्क कैसे करेगा, तो ठीक है, तब बहाने अच्छे लगते हैं ये। तो बाय द वे आज भी हम बहाने मार लेते हैं, मम्मा की तबीयत ख़राब थी, मम्मा का ये था वो था, तो ठीक है, तो दैट्स द थिंग। तो इस पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है। तो हाईलाइट दिस वर्ड वॉइडेबल, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, तो ये तो हमें पता ही है। सो इससे क्या होता है, कंपनसेट करना पड़ता है दूसरी पार्टी को कि कोई लॉस हो गया हो तो, ठीक है। तो कई बार मैम पकड़ लेते हैं एंड पनिशमेंट भी मिलती है इसी चीज़ पे, क्यों नहीं किया, तो consequences तो actions के झेलने पड़ेंगे। Effect of default as to the that promise which should be first performed in contrast to consisting of reciprocal promises। तो इसमें क्या है कि एक जो प्रॉमिस है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, तो उसमें पहले कौन सा परफॉर्म होगा, तो हाँ, or its performance can't be claimed until the other has been performed and the promiser of the promise last mentioned failed to perform it. Such performer can't claim the performance of reciprocal promise and must make compensation to the other party of the to the contract for any loss which such other parties may sustain by the non-performance of the contract। आपने ये नहीं किया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, तो ये चीज़ें हम चलते हैं ना, वी आर हैविंग दिस टेंडेंसी ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। बहुत गलत बात है, किसी और को आपकी गलती छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है, किसी और के पीछे नहीं छुपना चाहिए। अगर गलती की है तो हाँ, यस एक्सेप्टेड, ठीक है, किए तो किए, क्या हो जाएगा सर से, कुछ भी नहीं, डांट पड़ जाएगा, इट्स ओके। सो वही चीज़ है कि अगर फर्स्ट परफॉर्मेंस जो उसने करना था वो नहीं किया, तो वो दूसरे परफॉर्मेंस दूसरे बंदे से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हाँ ये मेरी फेवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया और आपकी मम्मा गुस्सा हैं, तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो आपको लाड करेंगे, आप होमवर्क करोगे तभी आप यू कैन गेट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम योर मदर। सो वही चीज़ है। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस आप पहले आप ये करो, फिर मैं ये करूँगा। सो दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम, फिक्स टाइम पे आपने अपना होमवर्क नहीं किया, आपका एग्ज़ाम आधा छूट गया, इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, जहाँ टाइम एसेंशियल हो, ठीक है, टाइम भी तो ज़रूरी चीज़ है ना। आज का काम आप 100 साल बाद कर रहे हो तो वो वैलिड होगा, नहीं होगा। आपको मेल आया कोई कि आपको 22 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना है, आपने नहीं किया, आपका था ही नहीं, आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन लेटर आया कि लेकिन एडमिशन आपने एक्सेप्ट किया 5 साल बाद, तो वो वैलिड है, नहीं है। सो इसमें क्या है, टाइम एक्सेप्टेड है, नहीं कर पाया तो वो क्या होगा, अवॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी एंड इफ द इंटेंशन ऑफ पार्टीज वट दैट टाइम शुड बी ऑफ द सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम का इंटेंशन होना ज़रूरी है। सो इट्स ईजी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर वेयर टाइम इज़ नॉट एसेंशियल, अब टाइम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, चाहे आज करो चाहे कल, वही बात है। तो वो उसमें कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो नो कॉम्पनसेशन, नो लॉस, ठीक है। सो इट्स चिल वाला काम। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड। तो हाँ, आपको टीचर ने फॉर एग्जांपल आपका असाइनमेंट सबमिट करना था,
मैम मेरी तबीयत ख़राब थी, मैम मुझे वायरल फीवर था, मैम मुझे आई फ्लू था, मैम ये था वो था, ठीक है। तो मैम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा रिलीफ दे देते हैं, आज नहीं तुम एक हफ्ते बाद चेक करवा देना। तो आप कहते हैं थैंक यू मैम। तो वही चीज़ कि अगर कोई आपके दूसरे टाइम पे परफॉर्मेंस पे एग्री कर देता है कि आज नहीं तुम कभी और कर देना, तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम द promisee can't claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promisee at the time agreed unless at the time of acceptance he gives a notice to the promisee of। तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ भी consequences फेस करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, ताकि आपने बाद में, मैम ने कह दिया कि हाँ बाद में कर देना, तो इट्स ओके। तो 56 क्या कहता है हमें, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल टास्क है, हो ही नहीं सकता। अब बारिश नीचे से हो सकती है क्या, सूरज ठंडा हो सकता है क्या, और रात में सूरज निकल सकता है, दिन में तो ठीक है चांद दिख जाता है तो कभी कभी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या हम हमारी आंखें बैक साइड हो सकती हैं, कुछ भी बचकाना चीज़ें। तो एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज वॉइड। तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता, तो क्या है, वॉइड है, ऑब्वियसली जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैं तो बता के पागल हो चुकी हूँ ये चीज़। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टर वर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में, आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, हो ही नहीं सकता, या अनलॉफुल हो गया, तो क्या इफेक्ट होगा। A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes void where the contract। तो इसमें क्या होता है, void हो जाता है। फर्स्ट लाइन में बताया, हम फिर भी आगे वाला पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा हमारा। Compensation for loss through non-performance of act is known to be impossible and unlawful। लेकिन क्या है, इसका कोई compensation नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। Some promisor must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustain through the non-performance of the promise। अब हमने सोचा था कि compensation जब unlawful है, impossible चीज़ है, तो ये क्या कहता है कि शर्त क्यों लगाई, पहले क्यों कहा, हाँ, तो ये चीज़ कहता है, तो उसे क्या है, compensate करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें पता था ये काम impossible है, तो तुमने क्यों किया, तुमने मेरे से प्रॉमिस क्यों किया, तुमने मेरे सेंटिमेंट्स, तुमने मुझे हर्ट क्यों किया, तो वही चीज़ है, ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो थिंग्स इलीगल। कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, करता है कि कोई चीज़ लीगल है या इलीगल है, वो चीज़ भी हमें देखना है। व्हेन persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specific circumstances to do certain other things which are illegal, the first set of promises is a contract but the second is a void agreement। clear। पहली चीज़ें क्या है, आपके जो पे कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट में क्या है, लीगल चीज़ लिख रख दी आपने, अच्छी चीज़ रख दी। सेकंड में आपने एक बुरी चीज़ लिख दी। तो उसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो था वो तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो तो हर कोई खरीद लेगा, और सेकंड वाला वॉइड एग्रीमेंट है। क्लियर। तो वो छोटी सी चीज़ है, तो लीगल पार्ट माना जाएगा, इलीगल पार्ट नहीं माना जाएगा। अल्टरनेटिव प्रॉमिस और वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अगर एक जो अल्टरनेटिव प्रॉमिस है उसकी एक ब्रांच क्या है, इलीगल है, तो वही इलीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वह चीज़ है। अब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉमिस पेमेंट्स। तो ये तीन ही सेक्शन है, ठीक है। आई होप आगे कुछ ज़्यादा ना हो। yes we have some sections, ठीक है। so keep some patience, this lecture is going to be life changing for you। बहुत छोटे छोटे sections हैं लेकिन easy explanation है। तो application of payment where debt to be discharged is indicated, जहाँ पे debt discharge की इंडिकेट किया जाए तो उसका ऐसे का एप्लीकेशन कैसे होगा। where a debtor owning several distinct debts to one person makes a payment to him either at the expensive intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of
some particular depth the payment if accepted must be applied accordingly. तो अगर वो ऐसा कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी डिस्चार्ज ऑफ डेप्थ का, पर्टिकुलर डिस्चार्ज का, तो आपको उसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2 बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, तो आपने ए का क्या किया, चुन्नी का क्या किया, आपने एडमिशन करवा दिया, बी का भी करवा दिया। तो ए जो थी वो बड़ी थी, ठीक है, और बी छोटा, तो ए की फीस ज़्यादा लग रही है, आपने पे कर दिया ए का कि चलो नहीं तो पेनल्टी लगा लेंगे फाइन, तो जितना है उसका 10% बढ़ा के मेरे को देना पड़ेगा। तो आपने ए के लिए पे किया, लेकिन उन्होंने स्कूल वाले बड़े एजेंट थे, उन्हें चाहिए था फाइन ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, बी के लिए डाल दिया। गलत बात थी ना, तो ए के लिए पे किया तो ए के लिए डालो ना। तो वो चीज़ है कि जिस तरीके से पेमेंट उस पर्टिकुलर डेप्थ के लिए की जाती है तो उसी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो छोटी सी चीज़ थी, हो गया। तो सेक्शन नंबर हमारा 60 आ गया। कितना का पढ़ लिया ना आज अपने, वेरी गुड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्थ टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेट, जहाँ डिस्चार्ज का इंडिकेट ही ना किया हो कि आप बच्चे हैं, भले इसकी फीस भर दो, भले इसकी फाइन वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, तो जैसा है वो ऐसा चलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 61 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट्स वेयर नाइदर पार्टीज एप्रोप्रिएट्स, तो अगर नाइदर पार्टी है वो आता है, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स for the time being in the limitation of suits. If the debts are equally standing, the payment must be applied in the discharge of precedent. तो अगर आपके काफ़ी सारे आपने कर्जे ले रखे हैं, डेप्ट ले रखे हैं, तो उसमें क्या होगा, इक्वली शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ऐसे काम, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है। सेक्शन 62 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रिनोवेशन, ठीक है, रिसिजलेशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ बदलाव कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, कुछ अल्टर कर दिया, तो ये सब चीज़ों को अगर हो गया, ठीक है, आपकी कंडीशंस को चेंज कर दिया, नई पॉलिसी बन गई, तो पुराने वाली रद्द। तो वही चीज़ है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी करके काफ़ी कुछ, जैसे मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग पे है, तो इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी है, तो ये सब चीज़ें अगर कुछ लूप होल्स हैं तो हमें वैसा कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, बेसिकली लूप होल्स हैं। क्या है, लूप होल्स। जस्ट इफेक्ट ऑफ रिनोवेशन, रिसिजरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ न्यू ऐड कर दिया गया है, सब्सिट्यूट कर दिया गया है, उसे अल्टर कर दिया गया है जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस काम को आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यू पॉलिसी ला दी है। बेस्ट पार्ट इलस्ट्रेशन, ए ऑन्स मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ए क्या करता है, बी से कुछ मनी ऑन करता है। इट इज़ एग्रीड बिटवीन ए एंड बी एंड सी दैट ए शैल देयरफॉर एक्सेप्ट सी एज हिज डेब्टर इंस्टेड ऑफ ए। ये जो है क्या कहता है कि ए और बी और सी के बीच में चल रहा था, बी ने क्या कह दिया कि सी जो है वही पैसा भरेगा मेरा, मैं बुक्स लेके आ रही हूँ और मेरे पैसा कौन भरेगा मेरे बदले, पापा भरेंगे। तो वो चीज़ है, तो इंस्टेड ऑफ ए, तो वो जो ओल्ड डेप्थ टू ए टू बी है ना, वो एंड हो जाएगा और न्यू डेप्थ सी टू बी चलेगा, ठीक है। वो मेरे से नहीं पैसा मांगेगा, वो पापा से मांगेगा। तो इतनी सी चीज़ बता रखी। तो प्रॉमिस में डिस्पर्स विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसिंग, तो इसमें क्या है, या तो उसे ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसे रिमिट कर सकते हैं। तो एवरी प्रॉमिसी में डिस्पर्स विद और रिमिट होली और इन पार्ट्स, होली और इन पार्ट्स, ये तो पूरा का पूरा रद्द कर दो या कुछ हिस्सा रख लो अच्छे वाला और कुछ को रद्द कर दो। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिसी मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फेक्शन विच ही थिंक्स फिट, ठीक है। तो वो क्या करता है, टाइम बढ़ा सकता है या फिर जो परफॉर्मेंस का उसे दिया था या फिर जो भी उसके अच्छा लगे ना, तो उस हिसाब से सेटिस्फेक्शन जहाँ से मिले तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अल्टरेशन जो परफॉर्मेंस है उसमें भी अल्टरेशन हो सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस, क्या अल्टर कर दिया हमने कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइडेबल भी हो सकता है, तो ये चीज़ एक तो कॉन्सिक्वेंसेस है। तो व्हेन अ पर्सन एट whose option of contract is voidable recites it, the other party thereto need not to perform any promise therein contained in which he is promiser. The party residing a voidable contract shall, if he have received any benefit
there under from another party to such contract restore such benefit or far as many may be to the person from whom it was received. तो जो भी अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है किसी पर्सन को तो वो क्या है उसे वापस देना पड़ेगा। आपको मैंने सूट ऑर्डर किया, आप एक शॉपकीपर हैं तो उसने क्या किया, आपने मेरे से पैसा तो ले लिया लेकिन मेरा सूट ऑल्टर नहीं करके दिया, आपको कुछ जो मैंने कहा था कि हाँ लैस लगा देना ये कर देना आपने नहीं किया, तो वो क्या है आपको मेरा पेमेंट वापस देना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए होंगे आप, समझदार इंसान है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट, किसी वॉइड एग्रीमेंट के अंडर कोई ऑब्लिगेशन, कोई क्या है एडवांटेज मिला है किसी को, जीरो में कहाँ से एडवांटेज मिल गया, तो वो देखते हैं। और द कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो ऐसे कैसे होने दे भाई। व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब पता लगता है कि एग्रीमेंट क्या है वॉइड है, और डिस्कवर व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड बन जाता है, एनी पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एनी डिसएडवांटेज फ्रॉम अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड रिस्टोर इन योर पैरेट, और टू मेंटेन मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट, और बाकी या तो रिस्टोर करो और या फिर उसका कंपनसेट करो। फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में मैगी आई, आपने स्विगी से या कोई भी कहीं से भी ऑर्डर किया तो मैगी आ गई, आपका रूम नंबर था 402, पहुंची 410 में, ठीक है, उसने खा ली जो भी 410 में रह रहा था आपका कोई दोस्त, ठीक है, वो खा ली। तो अब आपको बाद में कल सुबह को पता लगा कि हाँ मैंने मैगी ऑर्डर तो की थी, मेरे को रिसीव नहीं हो रहा, आप भूखे पेट सोना पड़ा आपको। तो जो 410 वाले बंदे को या तो उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, नई मैगी बना के देनी, इस ऑर्डर करके देनी पड़ेगी, या फिर उसके लिए यार मैं पैसा दे देता हूँ ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है ईजी। मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसीजन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि अगर कोई अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है अल्टर हो जाता है तो उसका कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके स्कूल में नए रूल्स बन गए हैं, आपके कॉलेज में नए रूल्स बन गए हैं, लेकिन आपको उसका पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक रूल जब मैं थी कॉलेज में तब था कि जो 10:10 है ना उसके बाद हमें कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। हमारा कैंपस जो था वो लाइक शहर से काफ़ी दूर था, तो स्पेशल बस लेनी पड़ती थी उसके लिए, तो वी हैव टू गो फॉर दैट, लेकिन हमें इस रूल का पता ही नहीं। तो कम्युनिकेशन तो होना ज़रूरी है ना, तभी हम मानेंगे। तो वो चीज़ें इसमें बता रही हैं। And subject to the same rules as to apply to the communication of revocation of a proposal. Revocation means renew हो गया है promise proposal, तो वो चीज़ है, तो उसका communication होना भी ज़रूरी है। Mode of communication that can be decided earlier contract से enter करने पे। Effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance. तो The effect of neglect of promisee का कोई neglect किया गया to afford promisor reasonable facilities for performance। तो ये देखते हैं क्या है। If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, ठीक है। आप कोई भी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, प्लीज़ आई विल नॉट टेक नेम, ठीक है। तो वो क्या है, आप को कोई चीज़ पसंद आ गई, आपको ख़रीदना है, लेकिन आप रीजनेबल जो फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप उसका घर का एड्रेस ही अपना नहीं दे रहे हो, तो वो ऐसे कैसे होगा, नॉन परफॉर्मेंस होगा। आप गुस्सा नहीं हो सकते कि हाँ मैं आपको एड्रेस नहीं दूंगा, मेरी प्राइवेसी है, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा। तो वो रिफ्यूज़ल ऑफ नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगा इसके लिए। सो ओ माय गॉड, इतना बड़ा लेक्चर था वो ख़त्म हो गया है। सो समटाइम्स देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कोट, बी मैच्योर, बी अवेयर, ठीक है। किसके समटाइम्स एम इज साइलेंट इन मासेस, जो भेड़ चाल होती है ना, देखो मासेस है, मासेस का एम हटाओ तो क्या हुए, एसेस गधे। तो अगर आप जो मास है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को फॉलो कर रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि वो सही होंगे। बी अवेयर कि क्या कर रहे हैं आप, भेड़ चाल में मत पड़िए, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल आपके जो कलीग्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो पार्टीज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और ड्रिंकिंग कर रहे हैं, बी अवेयर, उन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। एंड इसी के साथ साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, इतना बड़ा लेक्चर सुनने के लिए। एंड साइनिंग ऑफ, आई एम आर्शी, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।